वाटर यूटिलाइजेशन का अध्ययन कर रहे थे। पिछले टॉपिक में हमारे कुछ पॉइंट हो गए थे, आज सीधा वहीं से आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, पिछले टॉपिक में आपने लास्ट टाइम में कुछ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट पढ़े थे, जिनमें भाखड़ा नंग जो सतलुज नदी पर है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, आपने हीराकुंड पढ़ा जो महानदी पर है उड़ीसा में। आपने नागार्जुन सागर पढ़ा जो आंध्र प्रदेश तेलंगाना में उसमें दोनों के बॉर्डर पे है, कृष्णा नदी है। इसी प्रकार से आपने भारत की लॉन्गेस्ट कैनाल पढ़ी, इंदिरा गांधी कैनाल, जो पंजाब के बठिंडा से निकाली गई है, बठिंडा के पास से हरी के नामक स्थान से, जहाँ पर सतलुज और ब्यास नदियों का संगम है। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका रहने वाला है। आपसे पूछेगा जो वाटर का यूटिलाइजेशन है, यदि हम एग्रीकल्चर के लिहाज से बात करें, एग्रीकल्चर खेती में पानी को सिंचाई के रूप में दिया जाता है, नहर से आप पानी पहुंचाओगे। तो यदि आप बात करें तो सरफेस का और ग्राउंड वाटर का सबसे ज्यादा यूटिलाइजेशन जो सरफेस पे वाटर है, सरफेस वाटर याद है, रिवर में, कैनाल में, लेक में और पौंड में, 4 जगह जो पानी मिलता है उसको हम बोलते हैं सरफेस वाटर। और अंडरग्राउंड का मतलब जो जमीन के अंदर है, जिसको आप ट्यूबवेल से, कुएं से, हैंडपंप से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस पानी का सबसे ज़्यादा यूज कहाँ हो रहा है? 89% ऑफ सरफेस वाटर और 92% ऑफ अंडरग्राउंड वाटर कहाँ यूज हो रहा है? एग्रीकल्चर में। धरातल पे जितना पानी बहता है उसका 89%, और पानी जमीन से जितना निकाल रहे हो उसका 92% पानी आपका खेतों में जा रहा है, सिंचाई। ओके, इसके अलावा आगे कह रहा है इंडस्ट्रीज के अंदर ये केवल 2% तक सीमित है सरफेस वाटर का, और अंडरग्राउंड वाटर का 5%। सबसे कम यूटिलाइजेशन हो रहा है वहाँ पर इंडस्ट्रीज में, सरफेस का 2%, अंडरग्राउंड का 5%। इसी प्रकार से डोमेस्टिक में जो यूज कर रहे हो वो सरफेस वाटर का 9% और बाकी का अंडरग्राउंड का। अभी आप इसको एक काम और कर सकते हैं, एक छोटी सी टेबल भी आप अपने जब नोट्स तैयार करो तो छोटी सी टेबल बना लो। क्या करोगे? ऐसे उसमें कुछ कॉलम्स बना लीजिए। ठीक है, 4 कॉलम हो जाएंगे। नंबर 1 यहाँ पर लिखो सरफेस वाटर, सरफेस, ये हो जाएगा आपका ग्राउंड वाटर। ओके, और यहाँ हो गया यूजेज, कहाँ यूज हो रहा है। ठीक है, अभी आपके 3 चीज आए, देखो नंबर 1 एग्रीकल्चर में हो रहा है, दूसरा आपका डोमेस्टिक में हो रहा है, तीसरा आपका इंडस्ट्रीज में हो रहा है। तो उसमें आपका पता चल जाएगा। देखो एग्रीकल्चर में सरफेस वाटर हो रहा है 89%, ग्राउंड वाटर हो रहा है 92%। डोमेस्टिक में कितना हो रहा है? डोमेस्टिक में देखिए ये कह रहा है डोमेस्टिक में सरफेस का 9% यूज हो रहा है। ठीक है, और इसमें इंडस्ट्रीज में कितना था? इंडस्ट्रीज में सरफेस का 2% और अंडरग्राउंड का 5%। तो इसको जोड़ लीजिए, कितना हो गया? ये हो गया 100%। ठीक है, अब ये कितना? 97 हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर 3% बच गया, वो अपनी तरफ से आप लिख लोगे। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा कई बार क्या होता है बेटा, जब पेपर में आप अपने नोट्स बनाओगे या पेपर में काम करोगे तो आप कितने बढ़िया तरीके से अपना डेटा प्रस्तुत करते हैं वो भी प्रभाव डालता है। आप सेंटेंस के रूप में भी लिख सकते हैं और इसको थोड़ा सा डायग्राम के, अभी इतना सा डायग्राम जब आप फ्रेश पेज पे बनाओगे तो ये बड़ा प्रभावशाली बन जाएगा। ठीक है, और नीचे आपका दोनों का 100% भी आप दिखा दो तो, और आपको ये फिर बाद में समझना, याद रखना भी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इसको आप कर लेंगे। इसी प्रकार से यदि आप बात करें दोनों सेक्टर की, चाहे सरफेस का पानी है चाहे अंडरग्राउंड पानी है, सबसे ज़्यादा यूज कहाँ हो रहा है? खेती में हो रहा है। तो ये अपने आप में यहाँ पर तो तीनों पॉइंट में क्या है, अलग अलग बता रहा है, सरफेस का कितना यूज हो रहा है, अंडरग्राउंड का कितना यूज हो रहा है। आगे जाकर आपको कह रहा है कि अगर एग्रीगेट भी देखो दोनों का मिलाकर, चाहे जमीन का पानी है चाहे आपका अंडरग्राउंड वाटर है, दोनों का मैक्सिमम यूज जो है आज की डेट में इरिगेशन में हो रहा है। हम उसके यूटिलाइजेशन को थोड़ा सा रीसफल भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, स्प्रिंकल वगैरह यूज कर सकते हैं, ड्रॉप इरिगेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे। और फ्यूचर में कहाँ संभावना है ज़्यादा यूज होने की?
तो अब जहाँ पर अभी कम यूज करो, इंडस्ट्रीज फ्यूचर में ज़्यादा लगने वाली हैं, तो वहाँ पर ये यूटिलाइजेशन धीरे धीरे बढ़ जाएगा। एग्रीकल्चर में धीरे धीरे हम इसको कम कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पर हम तरीके दूसरे अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट थे चारों पाँचों सेंटेंस। मोस्टली पेपर में ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आ ही जाता है। ठीक है, तो अच्छे ढंग से तैयार कर लो। नेक्स्ट आता है डिमांड ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन। अब उस वाले से ही लगभग अटैच है, ये ऊपर वाले टॉपिक में भी आप इसको अटैच कर सकते हैं। तो देखो अभी हमने पढ़ लिया भी सरफेस वाटर और अंडरग्राउंड वाटर का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, सबसे ज़्यादा यूज कहाँ हो रहा है, वो हो रहा है एग्रीकल्चर में। ठीक है, और उसका मूल कारण है इरिगेशन, सिंचाई के लिए कैनाल के माध्यम से पानी अलग अलग एरिया में पहुँचा रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से ये डिपेंड करता है, स्पेसियो टेम्परल वेरिएबिलिटी आती है इसमें। तो वो ये कह रहा भाई स्थान और समय, इन दो के आधार पर जो ज़मीन में भी आप पानी यूज कर रहे हो ना सिंचाई के रूप में, उसमें प्रभाव पड़ेगा, अंतर आएगा। कैसे? पहले देख लो सीजन के आधार पर, टाइम, ज़्यादा ब्रीफ में नहीं जाते, एवरेज देख लेते। आपके यहाँ पर कितने सीजन आते हैं? समर, विंटर एंड रेन। अब इसमें सबसे ज़्यादा पानी की डिमांड कब होगी? समर में होगी। क्यों? क्योंकि बारिश नहीं होती। अब उस टाइम अगर खेती करेंगे तो ज़्यादा पानी की डिमांड होगी। जैसे ही रेनी सीजन आएगा तो डिमांड कम हो जाएगी। बरसात होती रही तो पानी की ज़रूरत नहीं, बीच में मानसून गैप आ गया तो इरिगेशन की ज़रूरत पड़ेगी। विंटर सीजन में, अब विंटर सीजन में आप रबी क्रॉप बोएंगे, सरसों हो गई है, मथोड़िया हो गया, इसके अलावा वीट बोगे, ग्राम बोगे, तो उसमें पानी कम चाहिए, तो इसलिए वहाँ पर यूटिलाइजेशन कम होता है। वैसे भी ड्रिंकिंग वाटर में भी डिमांड कम हो जाती है। अब यदि ड्रिंकिंग की भी बात करें तो हमको समर सीजन में ज़्यादा शरीर पानी मांगता है, तो ज़्यादा यूटिलाइजेशन बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से ये हो गया टेम्परल। अब आता है स्पेस। स्पेस के आधार पर, ये अगर आपको नहीं समझ में आते तो सिंपल शब्द लिखिए, स्पेस एंड टाइम, उसके अनुसार इसमें चेंज आता है। अब स्पेस की बात करते हैं। देखो ये अपना इंडिया है, यहाँ मालाबार कोस्ट पे खूब बारिश होती है, नॉर्थ ईस्ट में खूब बारिश होती है, तो वहाँ बारिश खूब होती है, तो इसलिए हमें वहाँ पर पानी की डिमांड कम रहेगी, इरिगेशन की खासकर। इसी प्रकार से ये जो वेस्टर्न इंडिया है, जो ड्राई बेल्ट है या सेमी अराइड एरिया है, इसमें डिमांड ज़्यादा रहेगी। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं स्थान के अनुसार। ठीक है, तो ये नेक्स्ट आता है जिस एरिया में रेनफॉल कम होती है और जो एरिया ड्रॉट प्रोन है वहाँ पर डिमांड ज़्यादा रहेगी। अब कौन से एरिया? मिडल भारत और वेस्टर्न भारत। ठीक, इसी प्रकार से कह रहा नॉर्थ ईस्ट इंडिया में दक्कन प्लेट्यू पे कुछ ऐसे एरिया हो सकते हैं। फिर ये आपका वही विंटर एंड समर सीजन की बात आ गई, वो ऑलरेडी आपको बता दिया। तो ये इसके अलावा कुछ एरिया ऐसे भी हैं जहाँ पर एम्पल रेनफॉल यानी पर्याप्त बारिश होती है, तो वहाँ पर हमें कभी कभी पानी की ज़रूरत पड़ती है इरिगेशन की। एक लंबा स्पेल आ जाए, कई बार बारिश नहीं होती तो इरिगेशन की ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज उस एरिया में खूब बारिश होती। तो ये अच्छा, आपने पीछे एक वो पढ़ा था, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर एंड वेट लैंड एग्रीकल्चर, एक बरानी खेती, रेन फीड। अब जो फसलें आप रेन फीड के आधार पर बो रहे हैं, जैसे ग्राम हो गया, जैसे आपका ज्वार बाजरा हो गया, ठीक है, मस्टर्ड हो गई, तो इनमें पानी की कम ज़रूरत है। यदि आपने खेत में बोया राइस, शुगर केन, जूट, तो ये क्या है? ये वेट लैंड एग्रीकल्चर की हैं। और अगर आप इनको पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में बोओगे तो क्या होगा? ज़्यादा पानी की डिमांड करेंगी, क्योंकि ये पानी में होने वाली क्रॉप्स हैं। तो इस प्रकार से कहता है कि कुछ सर्टेन क्रॉप्स हैं जिनको ज़्यादा पानी चाहिए, इसके विपरीत कुछ ऐसी क्रॉप्स भी हैं जिनको बहुत कम पानी चाहिए, तो वो है बरानी एग्रीकल्चर। ठीक है, इसी प्रकार से आगे कह रहा है कि प्रोविजन ऑफ इरिगेशन मेक्स मल्टी क्रॉपिंग पॉसिबल। यदि पानी अवेलेबल है इरिगेशन के लिए, बहुत ज़्यादा ना हो, थोड़ा भी हो, इरिगेशन समय पर खेत में हो जाए फसल में, तो हम मल्टी क्रॉपिंग भी कर सकते हैं, यानी एक ही खेत में दो दो फसलें भी हो सकती हैं। ठीक, ये सब। इसके अलावा कह रहा है कुछ हाई यील्डिंग वैरायटीज हैं जिनको लगातार मॉइस्चर की ज़रूरत पड़ती है, तो उनको भी हमें इरिगेशन की ज़रूरत पड़ेगी। यानी जो उन्नत किस्में हैं उनमें एक चीज़ की डिमांड बढ़ती है, वो है इरिगेशन। जैसे आपने
वो कॉटन की नरमा किस्म पड़ी थी, वो हाई यील्डिंग वैरायटीज़ है जो हम अमेरिका से या बाहर से हमने उसको अरेंज किया। अब उसको पानी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, ज़्यादा इरिगेशन करते हैं तो फिर नीचे से मॉइस्चर ऊपर आएगा, सैलिनिटी ऊपर आ जाती है ज़मीन के, और हमारी मिट्टी जो है वो अनफर्टाइल होती चली जाती ओवर इरिगेशन के कारण। ठीक है, तो ऐसे कारण। इसके अलावा कह रहा है कि वेस्टर्न जो हिस्सा है अपने इंडिया का, खासकर वेस्टर्न यूपी, हरियाणा और पंजाब, अब ये थोड़े से ड्राई एरिया हैं तुलनात्मक रूप से, पूरी तरह से तो ड्राई नहीं है, बट बहुत ज़्यादा बारिश भी यहाँ पर नहीं होती। एवरेज बारिश मान के चलिए लेस देन 75 सेंटीमीटर एनुअल होती है। अब इन एरिया में जब से ग्रीन रेवोल्यूशन आया, कब से आया, 1970s का दशक था, वर्ष कौन सा था, 1966 और 67। तो हमने क्या किया, HYV सीड्स बना दिए, और जैसे ही HYV सीड बनाए तो हम इस एरिया में व्हीट और राइस की ज़्यादा क्रॉप करने लगे। अब राइस करने लगे तो भाई इस एरिया में भी अब पानी की डिमांड बढ़ गई, जबकि नेचुरली अगर देखा जाए तो ये एरिया राइस के एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम हर साल यहाँ पर बहुत ज़्यादा राइस पैदा कर रहे हैं। पंजाब तो अपने आप में लीडिंग स्टेट है यील्ड के आधार पर। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर पानी की डिमांड बढ़ गई समय के साथ साथ। ये आपका मैप है, समय लगे तो इसको थोड़ा पढ़ लेना, क्योंकि इसमें वैसे तो ये पेपर में नहीं आना है, पेपर में नहीं आना है, बट इसके द्वारा आप क्या देख सकते हैं, आपने ये 11वीं क्लास में भी ऐसा मैप अध्ययन किया था ड्रेनेज के चैप्टर में। तो ये भारत की रिवर्स का मैप आपको दिखाया गया है, और इसमें ये दिखाता है कि किस एरिया में पानी की कितनी अवेलेबिलिटी है और कितना वहाँ पर यूटिलाइजेशन है, कितनी वहाँ पर फ्यूचर में डिमांड की संभावना। तो ऐसे आप समय रहते इसको स्टडी कर सकते हैं। अब जब हम ग्रीन रेवोल्यूशन से आगे की बात करें कि ग्रीन रेवोल्यूशन तो आ गया 1966 में, 67 में पंजाब हरियाणा जैसे एरिया में पानी की डिमांड बढ़ गई, तो इससे क्या हुआ, देखो पंजाब में, हरियाणा में, वेस्टर्न यूपी में मोर देन 85% जमीन नेट जोन एरिया के अंतर्गत है। यानी अगर हमारे पास 100% जमीन है तो हम उसका 85% बोते हैं। समझ रहे हो, 85% जमीन पर हम खेती करते हैं। अब खेती करते हैं तो भाई इरिगेशन की भी जरूरत है, और वो इरिगेशन के अंतर्गत आती है। हमारे यहाँ पर दो प्रकार के इरिगेशन के सोर्स हैं, एक है कैनाल और दूसरा है अंडरग्राउंड वाटर। लेकिन अंडरग्राउंड वाटर में एक समस्या ये है कि डे बाय डे जो अंडरग्राउंड टेबल है वाटर की वो डीप एंड डीप होती जा रही है, यानी चौवा गहरा होता जा रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से आप कहेंगे कि व्हीट और राइस ग्रोन एरिया में इरिगेशन के द्वारा हम यहाँ पर क्रॉप्स लेते हैं जिसमें इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है, यूटिलाइजेशन बढ़ गया। इसके अलावा यदि आप सेपरेटली बात करेंगे तो टोटल नेट इरिगेटेड एरिया 76.1% है पंजाब में, 51.3% है हरियाणा में, जो इरिगेटेड किया जाता है वेल्स के द्वारा एंड ट्यूब वेल्स के द्वारा। या तो कुएं हैं जिसमें रैट वगैरह चलाते थे, आजकल तो सब सबमर्सिबल आ गए हैं, ट्यूबवेल कहिए। ठीक है, तो पहले ट्यूबवेल इंजन से होते थे, आजकल वो तरीका बदल गया। ठीक है, तो ये आप बता सकते हैं। तो ये था यूटिलाइजेशन से रिलेटेड। इसी प्रकार से यहाँ पर एक बात आपको और बताता है, क्या कि भाई जैसे जैसे आप पानी का यूज करते जा रहे हैं, अब आप अंडरग्राउंड पानी को निकाले जा रहे हैं, तो पानी को निकाले जाओगे तो जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है एक तो वो गहरा होएगा, और दूसरा क्या होगा कि जब आप ओवर यूज करोगे ना पानी का, ओवर यूज का मतलब जरूरत से ज़्यादा यूज कर रहे हो, तो क्या होता है जो अंडरग्राउंड वाटर है उसमें डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है क्वालिटी में। पहले मान लो बहुत मीठा पानी था, अब आप लगातार निकालने जा रहे हो तो पानी के मिठास में अंतर आएगा। और क्या होगा
वो अंडरग्राउंड टेबल गहरी होती चली जाएगी, चौवा गहरा हो गया। ओवर विड्रॉल से कुछ स्टेट ऐसे हैं जैसे राजस्थान और महाराष्ट्र, याद रखना वेस्टर्न इंडिया में राजस्थान और महाराष्ट्र, इसमें ज़्यादा पानी यूज किए जाने के कारण पानी निकलते जा रहा है और ज़मीन के अंदर जो कंटेंट है कौन से, फ्लोराइड, याद रखना फ्लोराइड का कंसंट्रेशन वहाँ के पानी में बढ़ रहा है। भाई ये ट्यूबवेल था, आपने पानी इसमें से निकाले जा रहे हो तो जो फ्लोराइड है वो नीचे ही इकट्ठा रह गया, यानी जब पानी ज़्यादा था तो फ्लोराइड अपने आप कम हो जाएगा। भाई अंडरग्राउंड वाटर टेबल रिचार्ज हो गई तो फ्लोराइड कम हो जाएगा, और जब आपने पानी ज़्यादा निकाल लिया तो पानी थोड़ा रह गया, अब थोड़े पानी में फ्लोराइड का कंटेंट बढ़ जाएगा। समझ रहे हो, कहना ये चाह रहा है ओवर यूजेज के कारण जब आप ज़मीन से बहुत पानी निकाल लेते हो तो ज़मीन में फ्लोराइड बढ़ जाता है। खासकर किन राज्यों की बात करता है, राजस्थान और महाराष्ट्र। याद रखना ये बाद में आपको कहीं ना कहीं एमसीक्यू में या मिसमैच सब्जेक्ट सेंटेंस में पूछेगा, या वो ए और आर का क्वेश्चन देगा। ध्यान रखना ऐसे सेंटेंसों को वहाँ पर पुट करेगा इस पेपर में। इसी प्रकार से अब राजस्थान महाराष्ट्र में तो हो गया, राजस्थान महाराष्ट्र में है फ्लोराइड। इसी प्रकार से आगे आ जाइए वेस्ट बंगाल में और बिहार में, ये है भारत के पूर्वी राज्य जहाँ बारिश सफिशिएंट होती है, लेकिन फिर भी वहाँ पर ओवर यूजेज के कारण से वहाँ के पानी में आर्सेनिक बढ़ रहा है। आर्सेनिक ये बढ़ रहा है। अब आपने ये ध्यान रखना है कि कल को आपको पेपर में दे दिया जाए ये सेंटेंस और केवल राज्य सेम लिख दिया जाए, दोनों के कंटेंट एक्सचेंज कर दिए जाएं और आपसे पूछे कि सेंटेंस बताओ ए सही है, बी सही है, नहीं है, क्या है, तो ध्यान रखना वेस्टर्न में फ्लोराइड है, ईस्टर्न में आर्सेनिक है। अब थोड़ी देर में अपने इंडिया इसकी पंजाब हरियाणा की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, हमारे में क्या हो रहा है, हम जमीन का जो ज़्यादा पानी यूज किए जा रहे हैं इरिगेशन में, इंटेंसिव इरिगेशन। इंटेंसिव का मतलब गहन सिंचाई, गहन का मतलब आज पानी दिया 4 दिन के बाद फिर पानी दे रहे हैं, 3 दिन के बाद फिर पानी दे रहे हैं, या जैसे अभी आपने राइस का कर रखा है, ट्यूबवेल को सुबह भी खेतों में पानी भर के आ रहे हो, शाम तक धूप पड़ेगी, सारा दिन पानी वास बन के उठ जाएगा, फिर शाम को फिर ट्यूबवेल चलाओगे तो क्या होगा, एक तो ओवर यूज हो गया, ना पानी दोगे तो फसल खराब। अब क्योंकि आपने ड्राई बेल्ट के अंदर राइस की खेती कर ली तो भाई इरिगेशन तो करनी पड़ेगी। मानसून की बारिश हर रोज नहीं होगी, उसमें गैप आना ही आना, तो इसके कारण क्या होगा, आप बार बार इरिगेशन करोगे कहाँ पर, पंजाब में, हरियाणा में, वेस्टर्न यूपी, तीनों एरिया एक जैसे हैं क्योंकि इनके ऊपर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था ग्रीन रेवोल्यूशन का। अब यहाँ पर क्या समस्या हो रही है, बार बार जब आप सिंचाई करते हो तो सैलिनिटी बढ़ जाती है। सैलिनिटी का मतलब समझते हो, हिंदी में बोलते हैं लवणीयता। लवण, लवण मीन्स साल्ट। होता क्या है भाई, ये आपकी जमीन है, ठीक है, आपने पानी दिया ऊपर वाली लेयर में, इसकी मॉइस्चर नीचे तक पहुंच गई, और जैसे जैसे मॉइस्चर नीचे पहुंचेगी तो नीचे की लेयर का साल्ट ऊपर की लेयर में आएगा। आपने देखा होगा कभी कभी, जैसे अपने गमले में भी आप देख सकते हो, जिस गमले में आप बहुत ज़्यादा हर रोज पानी दिए जा रहे हो, जैसे ही मिट्टी सूखेगी उसके ऊपर एक सफ़ेद सफ़ेद लेयर बन जाएगी। वो सफ़ेद लेयर क्या है, वो साल्ट है, जिसको नॉर्मली आप विंटर सीजन में तो दीवारों पर भी देखते होगे, नूनी लग जाती होगी, ग्राउंड में भी दिखाई दे जाएगी, मॉइस्चर के कारण नमक बाहर आ जाएगा। अब ऊपर की मिट्टी की लेयर इतनी सी सबसे इंपॉर्टेंट होती है, इसमें नमक बढ़ गया तो क्या होगा, नमक बढ़ गया तो ये होगा जो आपने बीज बोया उन सबको वो गड़ा देगा, या तो ऑलमोस्ट खराब होगा, यानी आपने जितना बीज बोया उतनी फसल नहीं होगी, फसल बो दी तो वो उतनी तेज ग्रोथ नहीं करेगी। रिजल्ट किस चीज का है, ओवर इरिगेशन का। अब इरिगेशन भी जरूरत है। अब आपसे कल को ये क्वेश्चन पूछ ले तो भाई व्हाट इज द सॉल्यूशन, आपके पेपर में सॉल्यूशन भी पूछता, प्रॉब्लम तो आपने बता दी, तो भाई सॉल्यूशन नंबर 1 तो ये है कि इरिगेशन की मात्रा घटाओ।
सबसे पहला प्रयास करिए कि ज़्यादा पानी खेतों में ना देना पड़े। देना पड़े तो हल्की सिंचाई हो, हल्की, यानी आप पूरे खेत को एक नग का नहीं भरोगे, क्यारियाँ बनाओ, छोटी छोटी क्यारी बनाओ ताकि पानी जल्दी से दूसरे हिस्से तक पहुंच जाए और कम पानी यानी थोड़ी सी लेयर बनती जाए और तुरंत क्यारी भर जाए, अगली क्यारी में हम पानी खोल दें, ये बात। दूसरा, स्प्रिंकल अपनाओ यानी फुहारा। तीसरा, ड्रॉप इरिगेशन अपना सकते हैं, इनमें मेहनत लगती है। फिर तीसरा क्या है कि जहाँ सॉल्ट वाटर है उसमें बीच में यदि कभी कभी कैनाल का पानी पहुंच जाए क्योंकि वो मीठा है तो वो खेत के कंटेंट को चेंज कर देगा। तीसरा, इसमें सुझाव दिया जाता है कि आप जिप्सम वगैरह डालिए। इसके अलावा बीच बीच में क्रॉप रोटेशन अपना लो, फसल बदलते जाओ। जैसे बीच बीच में अगर उसमें आप पल्सेज बो सकें तो वो नाइट्रोजन इंक्रीज कर देंगी, तो मिट्टी के मॉलिक्यूल्स चेंज हो जाएंगे। इसी प्रकार से आप उसमें कभी कभी हरी खाद वाली फसलें बो दो, जैसे जंतरा वगैरह बो दो, और फिर उसको खेत में ही जोत दो, फिर पानी दे दो। जब वो गलेगा तो उसके मिट्टी के कंटेंट चेंज हो जाएंगे। उसमें गोबर की खाद डाली जा सकती है। तो ऐसे हम बहुत सारे तरीके अपना सकते हैं जिससे हम अपनी मिट्टी को अनफर्टाइल होने से बचा सकते हैं, सैलाइन होने से बचा सकते हैं।